वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हेमाटोपोएसिस। हेमाटोपोएसिस एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स का जनरेशन होता है। ये स्टेम सेल्स होते हैं जिसमें सेल्फ रिन्यूइंग प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ रिन्यूइंग मतलब जो एक सेल से हर एक वैरायटी ऑफ सेल्स को वो बना सके। हमारे ह्यूमन बॉडी में जितने वैरायटी ऑफ सेल्स है वो स्टेम सेल से बन सकते हैं। तो उन स्टेम सेल्स को हम बोलते हैं प्लूरीपोटेंट सेल्स, क्योंकि उसमें कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी वैरायटी ऑफ सेल्स को वो डेवलप कर सके, किसी भी वैरायटी ऑफ सेल्स में वो डिफ्रेंशिएट कर सके। हेमाटोपोएसिस बेसिकली फर्स्ट टॉपिक है इम्यूनोलॉजी का। जब हम इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं, इम्यूनोलॉजी बेसिकली होता है हमारे बॉडी का एक्टिवेशंस या इंटरैक्शन जब हमारे बॉडी में कहीं से भी एक फॉरेन सब्सटेंस एंटर करता है। अगर हमारे बॉडी में एक फॉरेन सब्सटेंस एंटर करता है तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ सोल्जर्स बनाते हैं जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये सोल्जर्स जो है वो हमारे बॉडी के सेल्स के थ्रू ही बनते हैं। तो ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स की स्पेशलिटी होती है कि इनमें कैपेसिटी है कि ये कुछ तरह का सिक्रीशंस करे जो फॉरेन सब्सटेंस को मार सके। अब फॉरेन सब्सटेंस होता है एंटीजन। बेसिकली बाय नेचर वो होगा एक प्रोटीन मॉलिक्यूल, और हमारा बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सेल्स सिक्रीट करेंगे प्रोटीन्स। और हमारे बॉडी के जो सेल्स के प्रोटीन्स हैं, जैसे कि होता है एंटीबॉडी, वो किल करता है एंटीजन को। एंटीजन जो कि फॉरेन पैथोजेनिक सब्सटेंस है। तो इन सब इंटरैक्शंस करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है सेल्स की। तो ये कौन से सेल्स हैं और किस तरह से बनते हैं, किस तरह से बनेंगे? प्रोसेस का नाम है हेमाटोपोएसिस। जब ह्यूमन बॉडी में बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो उसके फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में जब वो मदर के अंदर रहता है, एम्ब्रियोनिक सैक के अंदर, तब उसमें हेमाटोपोएसिस स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही बच्चे का 3 मंथ्स का पीरियड कंप्लीट होता है तो ये हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स योक सैक से निकल के फीटल लिवर और बाद में स्प्लीन में चले जाता है। तो जो दो ये ऑर्गन्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो कि डेवलपमेंट के थ्रू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मूवमेंट करता है, 3 महीने होने के बाद वो योक सैक से निकल के स्प्लीन लिवर पे चले जाता है और बाद में वो स्प्लीन पे चले जाता है। और इस तरह से इनका कंट्रीब्यूशन होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इम्यूनोलॉजिकल सेल्स। अब आते हैं हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल का। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स बेसिकली दो वेराइटीज में बांटा जाता है। एक है लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल और एक है माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल। लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल से 4 वेराइटी के सेल्स बनते हैं। पहला वेराइटी है टी सेल प्रोजेनिटर। अब जब भी आपको प्रोजेनिटर वर्ड दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये अल्टीमेट सेल नहीं है। ये सेल डिफ्रेंशिएट करेगा तब जाके जो सेल्स बनते हैं वो होते हैं अल्टीमेट सेल्स। तो टी सेल प्रोजेनिटर से बनेगा टी सेल्स। अब टी सेल्स की दो वेराइटीज हैं। पहला है टी सी सेल और दूसरा है टी एच सेल। टी सी है साइटोटॉक्सिक और एच है हेल्पर सेल। तो टी सेल दो वेराइटी ऑफ सेल्स में डिफ्रेंशिएट होता है, एक है टी सी सेल, दूसरा है टी एच सेल। लिम्फॉइड प्रोजेनेटर का दूसरा वेराइटी है बी सेल प्रोजेनेटर। अगेन इस बी सेल प्रोजेनेटर से बनेगा बी सेल्स। इन बी सेल्स में प्रॉपर्टी होती है कि ये एंटीबॉडीज को सिक्रीट करता है। आइदर सरफेस के ऊपर एंटीबॉडी होगा या फिर वो सॉल्यूबल एंटीबॉडीज भी सिक्रीट करते हैं। तो जो सेल्स बी सेल्स में, जिन सेल्स की कैपेसिटी होती है एंटीबॉडी सिक्रीट करने का, उनको बोला जाता है प्लाज्मा बी सेल्स।
और जो याद रखते हैं कि किस तरह के एंटीबॉडीज उसने डेवलप किया था कौन से एंटीजन के अंदर, उन सेल्स को बोला जाता है मेमोरी बी सेल्स। तो बी सेल्स ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम होता है, पर टाइप्स में आता है, एक है प्लाज्मा बी सेल्स, दूसरा है मेमोरी बी सेल। तीसरा वैरायटी है डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल एक तरह का फैगोसाइटिक सेल है। फैगोसाइटिक मतलब वो सेल्स जो दूसरे सेल्स को एनगल्फ कर सकते हैं, या नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि खा सकते हैं। अगर दूसरे सेल्स को वो कंज्यूम कर ले तो वो होता है डेंड्राइटिक सेल। चौथा वैरायटी है नेचुरल किलर सेल्स। हम एक अलग वीडियो में हम सारे सेल्स के बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि कौन कौन से सेल्स किस तरह के फंक्शंस करता है, पर ये इस प्रेजेंटेशन में हम हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स में कौन कौन से सेल्स बनते हैं उस पर फोकस करते हैं। तो लिम्फोइड प्रोजेनिटर में बन रहे हैं टोटल 4 वैरायटी के सेल, एक है बी सेल, टी सेल, डेंड्राइटिक सेल और नेचुरल किलर सेल। दूसरा हाफ है माइलॉइड प्रोजेनिटर का। माइलॉइड प्रोजेनिटर में सबसे पहला हम बात कर रहे हैं एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर, और दूसरा है मेगा कैरियोसाइट। एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर, फिर से प्रोजेनिटर वर्ड आया है, मतलब ये अल्टीमेट सेल नहीं है। तो एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर से बनता है एरिथ्रोसाइट। मेगा कैरियोसाइट से बनता है प्लेटलेट्स। इन दोनों का एज सच इम्यूनोलॉजी में एक्टिवेशन में कहीं पे भी रोल नहीं है, पर हाँ प्लेटलेट्स और एरिथ्रोसाइट का काउंट मायने रखता है जब हम डायग्नोसिस टेक्निक्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है माइलॉइड से भी बनता है डेंड्राइटिक सेल्स। तो डेंड्राइटिक सेल्स कॉमन सेल्स है जो लिम्फोइड प्रोजेनिटर और माइलॉइड प्रोजेनिटर दोनों सेल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में वो सेल्स है जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। इसमें पहला आता है मोनोसाइट, दूसरा है न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट्स जब एक्टिवेट हो जाए और उसका साइज बढ़ जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है मैक्रोफेजेस में। फैगोसाइट एक प्रॉपर्टी मैक्रोफेज रखता है, और इस तरह से यहाँ पे हम 3 सेल्स की बात करते हैं, एक है मैक्रोफेज, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। माइलॉइड प्रोजेनिटर से नेक्स्ट प्रोजेनिटर सेल बनता है ईसिनोफिल प्रोजेनिटर। ईसिनोफिल प्रोजेनिटर्स में भी साइटोप्लाज्मिक में ग्रैन्यूल्स होते हैं और बनाता है वो ईसिनोफिल। और लास्ट वैरायटी है बेसोफिल प्रोजेनिटर जिससे बनता है बेसोफिल। तो ओवरऑल हमारे पास माइलॉइड प्रोजेनिटर से बना एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स, डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेज, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ईसिनोफिल और बेसोफिल्स। अब सारे सेल्स को याद रखने के लिए, सारे सेल्स के नाम याद रखने के लिए एक शॉर्टकट बनाया है, वो कि आपको याद रहे। लिम्फोइड प्रोजेनिटर में 2 वर्ड्स याद रख सकते हैं, नॉट और बैड। नॉट का एन और टी से बनता है एन के सेल्स और टी सेल्स, बी और डी से बनता है बी सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स। बीच के 2 अल्फ़ाबेट्स हम मिस करेंगे, एन टी बी डी, ये 4 अल्फ़ाबेट से बनेंगे हिमेटोपोएटिक लिम्फोइड प्रोजेनिटर के 4 सेल्स। उसी तरह अगर माइलॉइड प्रोजेनिटर की बात करें तो हमारे पास 3 वर्ड्स है, पेन, बेन और मैडम। आपको ये वर्ड्स याद रहेंगे तो आपके सारे सेल्स के नाम भी आपको इजीली याद आ जाएंगे। पेन से पहला 2 अल्फ़ाबेट्स लेना है, एक है पेन से आप एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स और एरिथ्रोसाइट्स। PEN का 2 पहला अल्फ़ाबेट P और E, उसमें आता है प्लेटलेट्स और एरिथ्रोसाइट। बेन में आते हैं सारे सेल्स, बेसोफिल, ईसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स, ईसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स। मैडम में आपको याद रखना है सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट M, D और M, बीच के A को छोड़ देना है। M से है मोनोसाइट्स, D से है डेंड्राइटिक सेल्स, फिर M से है मैक्रोफेजेस। तो आपके ये पूरे सेल्स हुए जो आपको डिटेल में हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे कि कौन कौन से हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स है और क्या क्या उनके फंक्शंस हैं। फिलहाल के लिए ये सारे आपके हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स के नाम आपको याद रखना ज़रूरी है। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स की जब हम बात करते हैं तो इन सेल्स का जनरेशन नॉर्मल केसेस में
जितना होता है, इस डेवलपमेंट के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या है? हर एक सेल्स में कुछ ऐसे प्रोटीन सिक्रीट होते हैं जो किसी किसी जीन को ट्रांसक्राइब करने में हेल्प करता है। आप दो प्रोसीजर पहले भी पढ़ चुके होंगे या सुने होंगे, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है ट्रांसलेशन। एक में डीएनए से आरएनए बनता है और दूसरे में आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो कुछ फैक्टर्स है जो कि इन सेल्स को एक्टिवेट करता है, जैसे कि है इरिथ्रॉइड सेल्स। इरिथ्रॉइड सेल्स के लिए GATA1 फैक्टर इम्पॉर्टेंट है और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है जो उन सेल्स को एक्टिवेट करेगा। माइलॉइड, इरिथ्रॉइड और लिम्फोइड प्रोजेनिटर्स के लिए लगता है GATA2। इरिथ्रॉइड के मैचुरल स्टेजेस के लिए और माइलॉइड के लेटर स्टेजेस के लिए लगता है PU1। माइलॉइड और लिम्फोइड एक्टिवेशन के लिए लगता है BM11। लिम्फोइड के लिए लगता है इकारोस। बी लिम्फोइड के लिए लगता है OCT2। अब ये जो है नॉर्मल आपके सारे इम्यूनोलॉजिकल बुक्स में मिल जाएंगे। रिसेंट ऐड हुआ है टी सेल्स के लिए जो फैक्टर्स है, दैट इज NOTCH। तो ये कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है जो कि एक्टिवेट होते हैं और इनके एक्टिवेशन के कारण सेल्स में डिफ्रेंशिएशन में हेल्प होता है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं।